ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट केस को डिस्कस करने वाले हैं, जिस केस को हम लोग एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, 1976 में ये केस आया था ड्यूरिंग दी नेशनल इमरजेंसी। इस केस को हम लोग जो है हेबियस कार्पस केस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों को पता ही है, 1975 में जो है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी था ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, मीसा जो एक्ट था 1971 का, ठीक है, उसको यूज करते हुए कई लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था। ठीक है, इसी पर्सपेक्टिव में अपन लोग देखते हैं कि ये केस जो है ना सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। इस केस में अगर हम लोग देखें तो 5 जजेस का बेंच था। इन 5 जजेस के बेंच में हम लोग अगर देखें तो इनके सामने जो मुद्दा था, जो इशू था, वो ये था कि क्या ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो जो फंडामेंटल राइट्स है, स्पेसिफिकली लाइफ है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड जो फंडामेंटल राइट्स है, क्या उसको प्रोटेक्ट कर सकता है या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है ना जुडिशरी कोई एक्शन ले सकता है। तो 5 जजेस के इस बेंच में अपन लोग देखते हैं कि जो चीफ जस्टिस थे एएन रे, ठीक है, उनके अलावा अपन लोग देखते हैं कि पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती, ठीक है ना, वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हंसराज खन्ना यहाँ पर मेंबर के रूप में बैठे थे। तो जब इस इशू के ऊपर डिस्कशन हुआ, तो डिस्कशन होने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो 5 जजेस थे, 5 जजेस में से 4 जजेस का ये मानना था कि ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो सुप्रीम कोर्ट है या जो जुडिशरी है, वो इस तरीके के किसी भी मैटर में इंटरवेंशन नहीं कर सकता है, या जुडिशरी को इस तरीके के किसी भी मैटर में इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। बट एट द टाइम अगर हम लोग देखें तो ओनली 1 डिसेंडेंट पर्सन, ठीक है, केवल एक पर्सन जिन्होंने है ना इस चीज से अपना डिसएग्रीमेंट दिखाया था, दैट वाज द जस्टिस HR खन्ना, या जिनको हम लोग जस्टिस हंसराज खन्ना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर उनका जो मेन कंसर्न था, यहाँ पर जो उन्होंने मेन इशू रेज किया था, वो ये था कि यहाँ पर जो मेन इशू है, यहाँ पर जो चीज स्टेक पर है, उनका स्टेटमेंट था व्हाट इज स्टेक ऑन दिस केस इज रूल ऑफ लॉ। ठीक है, यहाँ पर स्टेक पे अगर कोई चीज है तो वो क्या है, रूल ऑफ लॉ। अगर जुडिशरी रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, अगर जुडिशरी एक सिटीजन के पर्सनल लाइफ और लिबर्टी के राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इन दैट केस जुडिशरी के होने का या कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के प्रोवाइड करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई बेंच बनता है, तब बेंच में डिसीजन जो है वो मेजोरिटी से लिया जाता है। तो यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि जो 4 जजेस थे वो किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करने के बारे में जो है डिसाइडेड थे। वहीं केवल अकेले हंसराज खन्ना थे जिनका ये कहना था कि जुडिशरी को है ना राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में ड्यूरिंग दी नेशनल इमरजेंसी भी जो है वो इंटरफेयर करना चाहिए और सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बट जैसा कि डिसाइडेड था, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो अपोज में था, इसलिए इसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका। लेकिन बाद में जैसा कि अपन लोग देखते हैं कि है ना 1977 में जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद हम लोग देखते हैं कि है ना जो जनता पार्टी है, जनता पार्टी ने कोलिशन गवर्नमेंट बनाया, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। और इसी ड्यूरेशन में अपन लोग देखते हैं कि एडीएम जबलपुर केस में जो जस्टिस हंसराज खन्ना के व्यूज थे, उन व्यूज को देखते हुए, उन व्यूज को एप्लीकेबल बनाने के लिए जो है 44th है ना अमेंडमेंट किया गया 1978 में। और इस अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रोविजन किया गया कि इवन ड्यूरिंग दी नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 21 और 21 के जो राइट्स प्रोवाइड किए हैं वो सस्पेंड नहीं होंगे। और अगर ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 और 21 का मामला हमको देखने को मिलता है, तो इन दैट केस जुडिशरी जो है इस मामले में इंटरफेयर कर सकता है, और इंटरफेयर करके जो एग्रीड पर्सन है जिसके राइट्स का वायलेशन हुआ है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक ऐसे टाइम में जहाँ की हम लोग देखें तो डेमोक्रेसी जो है पूरी तरीके से एट स्टेक था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सारे फंडामेंटल राइट्स, सारी जो पर्सनल लिबर्टीज हैं वो स्टेक पर थी। ऐसे कंडीशन में हम लोगों को जस्टिस हंसराज खन्ना या HR खन्ना जो है वो एक ऐसे टार्च बियरर के रूप में देखते हैं जिन्होंने एक नई होप, एक नया रास्ता दिखाने का काम किया था। बट ये काम इतना इजी नहीं था, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट था, ये सीधे सीधे कन्फ्रंटेशन था विद द गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो जैसा कि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, इसके पहले भी 1973 में केशवानंद वाले केस में भी जस्टिस हंसराज खन्ना जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हुए बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल दे चुके थे। इन्हीं के डिसीजन से, इन्हीं के थॉट्स से जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आया था, और
पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जो अथॉरिटी थी वो लिमिटेड हो गई थी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सीधे सीधे जो है वो है ना एग्जीक्यूटिव और जस्टिस हंसराज खन्ना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इसी को देखते हुए अपन लोग देखें तो है ना जो जस्टिस हंसराज खन्ना थे, HR खन्ना थे, उनकी सीनियरिटी को जो है वो है ना इग्नोर करते हुए उनके जूनियर जो MH बेग थे जस्टिस, ठीक है, उनको क्या किया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI बना दिया गया। ठीक है, इसको देखते हुए जो है CJI इसको देखते हुए जो है जस्टिस HR खन्ना ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट से रिजाइन कर दिया। ठीक है, जब ऐसा नहीं है, जब HR खन्ना जब ये डिसीजन दे रहे थे, जब उन्होंने डिसीजन देने का डिसाइड किया था, तब उनको नहीं पता था कि भाई उनका फेट क्या होगा। ही वॉज वेरी वेल अवेयर, उनको पता था कि जब डिसीजन ये देंगे तो इसके बाद जो चीज उनको नहीं मिलने वाली है दैट इज द ऑफिस ऑफ CJI। ठीक है ना, इस चीज को उन्होंने जैसा कि हम लोग देखते हैं लिखा भी है, उन्होंने अपनी जो बायोग्राफी लिखी है नाइदर रोजेस नॉर थॉर्न्स। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने जो है क्लियर डिस्कस किया है कि डिसीजन देने से पहले उन्होंने अपनी सिस्टर के सामने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया था, बता दिया था कि इस डिसीजन को देने के बाद वो कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनने वाले हैं। लेकिन इतना जानने के बावजूद भी उन्होंने जो सिटीजन है उनकी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की। ठीक है, इसीलिए अपन लोग देखते हैं कि 30 अप्रैल 1976 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है ना उनके फैसले की प्रशंसा करते हुए एक आर्टिकल लिखा था। इसमें उन्होंने बोला था कि भाई ये जो फैसला है इट इज अप्रिशिएबल, जो करेज उन्होंने दिखाया है और दैट इज रियली, जो स्पिरिट उन्होंने दिखाई दैट इज रियली है ना रियली अप्रिशिएबल। ठीक है, और उन्होंने बोला कि अगर कभी भी इस इमरजेंसी के बाद अगर कभी भी भारत अपनी आजादी और लोकतंत्र को वापस पालेगा तो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में है ना सब कोई ना कोई व्यक्ति HR खन्ना के लिए एक स्मारक जरूर बनवाएगा। ठीक है, लेकिन वो स्मारक तो नहीं बन पाया। बाद में जब हम लोग देखते हैं कि 1979 में जो है जस्टिस हंसराज खन्ना को आफ्टर रिटायरमेंट है ना हम अपन लोग देखते हैं कि यूनियन लॉ मिनिस्टर बनाया गया, बट केवल 3 दिन के लिए वो जो है लॉ मिनिस्टर रह पाया। उसके बाद फिर जो कोलिशन गवर्नमेंट था जनता पार्टी का वो गिर गया, फिर से इलेक्शन हुए और सरकार बदल गई। ठीक है, 1982 में एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि जस्टिस हंसराज खन्ना को जो है अपोजिशन ने ज्ञानी जेल सिंह के अगेंस्ट एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है उतारा, लेकिन वो इलेक्शन जीत नहीं पाए। ठीक है, वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। ठीक है, उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, उनके रिकॉग्निशन को देखते हुए, ठीक है, उनको ऑनर करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए 1999 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, निश्चित रूप से जो है ना स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में उनको ये सम्मान दिया ही जाना चाहिए था। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था एक महत्वपूर्ण केस, ये था एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिसके ऊपर एक स्वतंत्र भारतीय नागरिक के रूप में हमें चर्चा करना आवश्यक था और जिनके बारे में हमें जानना भी आवश्यक था। इसीलिए हम लोगों ने इस केस की और जस्टिस हंसराज खन्ना की चर्चा यहाँ पर की। इसी तरीके से आगे कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। इसके लिए आप कल्पाक्ष के साथ बने रहिए। थैंक यू।